नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को गणित का पेपर कराने जा रहा हूं, जो कि आपकी सरकारी वेबसाइट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे दिया हुआ था, जो कि 2022-23 कुछ दिन पहले ये पेपर अपलोड किया गया है सरकारी वेबसाइट पे। और पूरा आशा है कि इसी से आपके पेपर में नंबर बनेंगे, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पासिंग मार्क तो 100% है कि यहाँ से आपको मिल जाएंगे यदि इस पेपर को आप अच्छे से कर लेते हैं। तो अंत तक देखिएगा, अच्छे से हम एक्सप्लेन करके बताएंगे और 100% समझ में आएगा। देखने का प्रयास करिएगा। जो दिशा निर्देश है इसको हम पहले बता चुके हैं, तो इसको आपको पढ़ना है तो रोक के पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। खंड अ का पहला जो प्रश्न है, पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। तो जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है। देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए जो परिमेय संख्या होता है उसको हम पी बटे क्यू के रूप में जैसे लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। और परिमेय संख्या का क्या होता है, क्यू कैन नॉट इक्वल टू 0, अर्थात कि परिमेय संख्या जो होता है अंश और हर के रूप में होता है और हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कितनी बातें हैं, और इसमें बोला गया है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यहाँ पे दशमलव प्रसार के बारे में बताया गया कैसा होता है। शांत होता है, अशांत होता है, या तो दो विकल्प और दिए हुए नीचे हैं अभी। तो पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे शांत, अशांत और दो विकल्प देखिए यहाँ दिए हुए हैं, शांत, अशांत, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या जो होता है, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, सभी के बट्टे में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। तो ये कैसा है हमारा, ये शांत है। इसे 4/2 बोल दिया जाए तो ये कैसा है, पी बटे क्यू के रूप में 2 दूनी 4, ये शांत है। लेकिन यदि हम बोल दें जो हमारे करड़ी के रूप में होता है, जैसे करड़ी में 3, करड़ी में 5, ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, इसका उत्तर होगा शांत अशांत दोनों होगा। विकल्प 3 में दिया हुआ है शांत अशांत दोनों। क्योंकि यदि हम कुछ संख्याएं हमारी ऐसी होती हैं जिससे कि हम बोल दें कि 3/7 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो पी बटा क्यू के रूप में है, तो पी बटा क्यू के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसको हम डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। जैसे कि 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, 2/7 हो गया। तो ये सब कैसी संख्या है, ये सब परिमेय संख्या है, पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे कटेंगे नहीं, अशांत है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है, शांत भी हो सकता है और अशांत भी। विकल्प 2 सही होगा। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको बहुत छोटा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर दिखेगा। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये तो सदैव परिमेय, ये क्वेश्चन नंबर उपयुक्त दोनों। तो जो विकल्प नंबर 3 दिया हुआ है उपयुक्त दोनों, अर्थात हमारा आंसर ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, समझना इसको अच्छे से, सामने हो जा रहा है विजुअल अच्छे से। देखो, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। देखो, शून्यतर का मतलब क्या है, शून्य के उत्तर, उत्तर मतलब शून्य के आगे। तो शून्य के आगे अर्थात जो 0 न हो, अर्थात 0 न हो, 0 नहीं होने के लिए बात की गई है, 0 नहीं होना चाहिए। जो संख्या 0 न हो उसको शून्यतर संख्या बोलते हैं। तो एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सब कैसे है, शून्यतर परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे काड़ी में 3 हो गया, काड़ी में 5 हो गया, काड़ी में 7 हो गया, ये सब क्या है, हमारे अपरिमेय संख्या है। अब मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है, क्या होगा, सदैव अपरिमेय होगा, सदैव परिमेय होगा, या 1 होगा, या परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। तो सदैव अपरिमेय होगा। तुम लोग सिद्ध कर चुके हो कि 2 काड़ी में 2, सिद्ध कीजिए कि 2 काड़ी में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम परिमेय मानते हैं। एक पेपर में 2 नंबर का ये भी पक्का आता ही है। तो इसको परिमेय पहले पी बट्टा क्यू के रूप में मान के हल करते हैं ना। तो ये पता होना चाहिए कि एक परिमेय और एक अपरिमेय साथ में होता है तो अपरिमेय ही होता है। तो ये हमारा 1, 2, 3 क्या था, परिमेय था। काड़ी में 3, काड़ी में 5, काड़ी में 7 क्या था, अपरिमेय था। और इन दोनों का आपस में गुणा कर दिए, अर्थात कि 2 गुणा किए और काड़ी में 2 गुणा कर दिए। तो जो हमारा 2 काड़ी में 2 आएगा, तो 2 काड़ी में 2 कैसा होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा, सदैव अपरिमेय। पहला विकल्प सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये कि रेखाओं x = 0 और 2x + 3y = 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा। तो x = 0 है, तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण में दिया हुआ है 2x + 3y = 12। तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं हल कि x = 0 है। देखो, x 0 है तो इस विकल्प में पहला पद तो 0 है, तो ये इसमें तो 0 आया नहीं हमारा, तो मतलब ये विकल्प तो होगा नहीं। अब x 0 होना चाहिए, तो x 0 तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भैया, क्योंकि पहला हमारा x होता है, दूसरा y होता है, पहला x होता है, दूसरा y होता है। ये पहला x होता है और दूसरा y होता है, पहला x होता है और दूसरा y होता है। तो क्या बोला गया है कि पहला पद हमारा क्या हो गया, x 0 होना चाहिए। तो x 0 किस में है, x 0 या तो इसमें है या तो इसमें है। तो या तो विकल्प हमारा 2 सही होगा या तो 3, 1 4 तो ऐसे गलत हो गया। अब समझो, जब x 0 रखोगे तो x 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 0 और 2 × 0 और प्लस 3y, 2 × 0 प्लस क्या हो जाएगा 3y = 12। अब यहाँ से y निकालोगे तो ये 12 का बटा 3 आएगा कि नहीं, तो 3 चौके 12 कितना आ जाएगा, 4।
यदि इस समीकरण में x की जगह पर 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया, और 3y बराबर 12, तो y बराबर 12/3, 3 चौके 12, तो y बराबर 4, तो y का मान 4 किसमें दिया ये, अतः समीकरण हमारा विकल्प नंबर कौन सही होगा, 2। इसमें -4 है इसलिए गलत हो जाएगा, 0,4 ये सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखो 70 और 125 विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो, तो 5 और 8 शेषफल लेना है। तो देखो 70 और 125 में भाग करना है, तो 875 से तो भाग कर नहीं सकते 70 में, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ऐसे ही इतना बड़ा दिया हुआ है। 1750 तो उससे बड़ा है, तो ये भी गलत है पक्का। क्यों, क्या बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर। अब बताओ 70 को क्या 875 से विभाजित करेंगे, क्या 1750 से विभाजित कर सकते हैं, अतः ये दोनों विकल्प तो ऐसे गलत हो गए। तो या तो हमारा 13 सही होगा या तो 65 सही होगा। फटाक से चेक कर लो, 13 का भाग कर लो 70 में, देखो क्रमशः 5 बचना चाहिए, और फिर 13 से भाग करो 125 में, क्रमशः 8 बचना चाहिए। यदि ऐसा बच गया तो ये सही होगा, नहीं तो फिर ये सही होगा। देखो पहला तो दोनों आ रहा है, 5 तो बच रहा है, क्योंकि 13 × 5 = 65 करेंगे तो 5 बच जा रहा है, और 65 कम 65 करेंगे तो 5 यहाँ से भी बच जा रहा है। लेकिन अब दूसरे के लिए चेक करना है, तो देखो 13 को 13 9 117 होता है, 125 में 13 से भाग करोगे, नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो ऐसे लिख लो, जैसे 13 से भाग करो किसमें, एक बार 70 में, तो एक बार 70 में भाग किए तो 13 × 5 = 65, 5 बार गया और यहाँ पे क्या आया 65, तो शेषफल कितना आ गया 5। तो बोला क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे, तो शेषफल 5 तो आ गया, कहोगे चलिए अच्छा ठीक है। अब क्रमशः 8 भी बचना है, अब 13 से ही भाग करो तुम किसमें, 125 में, 125 में भाग करो तो कहोगे 13 9 117, 117 बच गया, तो 17 3 20 5 25, क्रमशः 8 बचा कि नहीं शेषफल, तो क्रमशः 5 और 8 को 13 से भाग किए तो पहली बार बचा शेषफल 5 और दूसरी बार भाग किए तो बचा शेषफल 8, तो क्रमशः 5 और 8 बच गया। अतः विकल्प कौन सही होगा, ए, पहला वाला विकल्प। समझ में आ रहा होगा। देखो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवा नंबर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। समीकरण यहाँ बोला है कि समीकरण 2x + ay, समीकरण बोला है कि 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं है यदि a का मान होगा। देखो a का मान क्या होगा कि इसका कोई भी हल ना हो। द्विघात समीकरण पढ़े हो कि यदि हमारा जो द्विघात का कंडीशन होता है कि a1/a2 = b1/b2 और बराबर ना हो क्या c1/c2, तो कोई हल नहीं होता। तो देखो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2/3, तो समझो आराम से समझना। चलो अच्छा थोड़ा सा इधर ही लेते हैं, तो a1/a2 कितना हो जाएगा 2/3 और बराबर क्या है b1/b2, तो b1/b2 हमारा क्या हो जाएगा a/-5, तो a/-5। और देखो तीसरा पद जो दिया है c1/c2 से कोई मतलब है नहीं, 1/7 लिख लेते हैं, ये बोला है बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन को छोड़ देते हैं और इन दोनों को लेकर के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। यदि तो 3 का a में गुणा करेंगे, 3 का a में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a, और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10 -10, और यदि यहाँ से a निकालेंगे तो ये -10 रहेगा ही, और ये 3 गुणा में है a के साथ तो कहाँ आ जाएगा बटा में, अतः a का मान क्या आ गया -10/3। देखो विकल्प में कहाँ दिया हुआ है तीसरे नंबर पर -10/3, तो ये भी इसका हल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। ऐसे समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है, इससे प्रश्न नहीं आएंगे तो पेपर में भी प्रश्न छूटेंगे, 100% छूटना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। देखो द्विघात समीकरण 6 नंबर, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार करो। देखो जो समीकरण दिया हुआ इसके बारे में बताना है कि दिए गए समीकरण का विविध का शून्य होगा। अच्छा विविध के बारे में बात हो गई तो पहले विविध का मतलब डिस्क्रिमिनेंट डी जानते हैं ना, विविध का डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, और इसकी 3 कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे देखो क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो जाएगा फिर। देखो डी बराबर b² - 4ac, तो b का मतलब क्या हो गया, बी हमारा a तो ये हो गया, b ये हो गया और c ये हो गया, पता होना चाहिए a ये हो गया और b ये हो गया और c ये हो गया, तो b² करेंगे मतलब क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर b² और -4ac, a का मतलब क्या हो गया, पहला पद 2 दिया है तो 4 × 2, और c का मतलब क्या दिया है 3 दिया है 3, तो देखो इसका मान क्या आ रहा है 4 चौके 16, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 3 24, तो 16 - 24 मतलब जब भी उत्तर आएगा हमारा माइनस में आएगा, 16 4 20 4 24 मतलब कितना आ रहा है -8। देखो माइनस जब भी मान होता है तो क्या होता है हमारा अधिकल्पित होता है, धीरे धीरे समीकरण का विविध का 0 से कम है, हाँ 0 से कम तो है, पहला विकल्प हो गया 0 से कम है, माइनस में यहाँ मतलब क्या है 0 से कम है, सिंपल सी बात है, तो सब पढ़ने को आवश्यकता नहीं है, विविध की बात बोली गई विविध निकाली फटाक से, और माइनस में आया तो देखिए समीकरण विविध का 0 से कम है, सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 के बाद 7वां नंबर, तो देख लेते हैं। अच्छा रुकिए, इसमें 2 दिया है a और b, तो थोड़ा सा इसको फिर से देखते हैं हम लोग, 1 सेकंड, इतना तो सही है ही। अच्छा दिए गए समीकरण विविध का 0 से कम है, ठीक है, समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, समीकरण का विविध का 0 है, समीकरण का मूल वास्तविक है, वास्तविक तो नहीं है, अवास्तविक है, मूल्य वास्तविक नहीं है ना, अधिकल्पित मूल्य है, वास्तविक नहीं है, पहले बताए थे हम कि माइनस में आएगा तो क्या होगा अधिकल्पित मूल्य आएगा, तो a और b दोनों होगा,
तो इसलिए यहाँ पे 2 के रूप में दिया हुआ है, तो क्लियर हो जाएगा आपका कि इस माइनस में आया तो मूल क्या होगा, अधिकल्पित होगा। और 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। हाँ, यहाँ पे हो गया, ए और बी सही है, ए और बी सही है, क्योंकि माइनस में आया तो अधिकल्पित होगा और माइनस में आया तो 1 से कम भी होगा, तो 2 विकल्प सही हो जाएगा। अब देखो चौथा 8वां नंबर पाते हैं हम लोग। बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष AOB दिए हुए हैं, इसका विकल्प बताना है। तो देखो कोई कठिन बात नहीं है इसमें कि AOBC एक आयत है, तो एक आयत बना लेते हैं हम लोग, एक आयत शेप बना लेते हैं। 1 सेकेंड, एक आयत का शेप बना लेते हैं अच्छा सा। देखो ये आयत, 1 सेकेंड, थोड़ा सा इरेजर की तरह ये है। कहाँ गया, ये है। यहाँ पे हम आयत बनाते हैं, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो जाए, थोड़ा सा ये ऐसे हो जाए और यहाँ से ये ऐसे आयत हो गया। देखो नाम क्या दिया है, AOB और C, कोई बात नहीं है। AOBC एक आयत है, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दिए हुए हैं A0,3। यहाँ पे A बिंदु पे दिया है 0,3, ये 0,3 हो गया। और O पे दिया, अच्छा O पर भी दिया है 0,3, तो 0,3 यहाँ पर भी आ गया, O पर भी। और B पे दिया है 5,0, तो 5,0 हमारा ये B बिंदु पे आ गया। अच्छा C बिंदु पे नहीं दिया हुआ है। इसका विकर्ण, देखो विकर्ण निकालना है तो हमें ये दोनों बिंदु पता चल गए, तो इन दोनों बिंदुओं को निकाल लो, विकर्ण आ जाएगा फटाक से। ये दोनों बिंदु हम निकाल लें तो विकर्ण आ जाएगा। देखो ये इसको मिला लो, ये वाली लाइन, ये वाली, ये विकर्ण आराम से हमारा आ जाएगा। इसको निकालना है हमको, ये समझ में आना चाहिए। ये हमारा आयत था, ये हमारा, ये अब देखो समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो ये दिया हुआ है क्या, 0 दिया हुआ है, 0,3, ये 0 है, 0,3 है, तो 0,3 5,0। अब आराम से विकर्ण निकालना है हमको। इसका विकर्ण बताओ, तो विकर्ण क्या होता है, पढ़े को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, अंडर रूट होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करड़ी में, और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो x1 माइनस x2 को होल करोगे तो 0 माइनस 3, तो सिंपल सी बात है, आराम से कर सकते हो। वहाँ पे देखो तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा, x1 0 और माइनस x2 क्या है, -5, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है हमारा, x1 y1 3 है, तो 3 और माइनस y2 क्या हो जाएगा, x2 y2 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो समझना अच्छे से। तो 0 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा, माइनस से 5 रहेगा, 0 में से -5 घटाओगे तो -5 ही आएगा। तो -5 का यहाँ पे एक बार लिख सकते हो कि हमारा हो गया -5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। और -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो 25 और 9 क्या हो जाएगा, √34, करीब 34 आ गया। तो विकल्प क्या होगा, करीब 34 होगा। देखो बहुविकल्पी है लेकिन थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में 2 नंबर के भी आ सकते हैं। देखो प्रश्न फिर से समझा दे रहे हैं। दिया हुआ है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष AOB हैं, इसके विकर्ण जो दिए हुए हैं हमारे इस तरह से दिए हुए हैं विकर्ण, और हम एक आयत बना लेते हैं। यहाँ पे एक आयत AOBC बना लिए और इसका विकर्ण क्या है, AB मान लिए। विकर्ण तुम यहाँ से डालेंगे तो ये भी विकर्ण ही होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें ये C बिंदु नहीं दिया था, इसलिए हम C का प्रयोग नहीं किए, क्योंकि C से हम बीच की दूरी निकाल पाएंगे। बीच की दूरी निकालने के लिए 2 बिंदुओं को होना जरूरी है, और A से B को निकालेंगे तो A बिंदु भी 0,3 पता है हमें, और B बिंदु भी 5,0 पता है। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यदि यहाँ पे 2 करेंगे तो वहाँ भी 2 होगा। तो यहाँ तक तो हो गया, 7वां तक। चलो 8वां देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, 8वें के लिए जगह बच जाए, जगह मिल जाए 8वें के लिए। 1 सेकेंड, समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। चलो देखो 8वां क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। यदि समीकरण इतना जो दिया हुआ है, समीकरण इतना का एक मूल 1/2 है तो के बताओ। बहुत अच्छी बात है। देखो एक मूल यदि 1/2 दिया हुआ है, तो एक मूल 1/2 दिया है मतलब क्या होगा कि समीकरण को 1/2 संतुष्ट करेगा। अब यदि समीकरण को संतुष्ट करेगा तो के का मान आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो देखो आराम से हल करो, आ जाएगा, आसानी से आएगा। समझने का प्रयास करना, 100% समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आएगा ही आएगा। ये ध्यान से पढ़ रहे होगे तो आएगा। और हम तो कहेंगे पेपर कापी लेके पढ़ना, और एक बार दोहरा जरूर से लेना। देखो x² प्लस kx माइनस 5/2। देखो x² तो मूल 1/2 दिया है, मतलब एक मान तो x का दे दिया है, तो x की जगह पे 1/2 रखो।
तो देखो 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, सीधे डायरेक्ट हम 4 कर लेते हैं 1/4, लेकिन बता दे रहे हैं आपको। प्लस के एक्स, के को के रहने दो, अब एक्स क्या है 1/2, तो मतलब क्या हो गया 1/2 एक्स, और माइनस 5/4 बराबर 0, माइनस 5/4 बराबर 0, ऐसे दिया हुआ है। और अब इसको, अच्छा के एक्स है ना, वो 1 सेकंड, के एक्स, अच्छा ठीक है एक्स, लेकिन गलत हो गया यहाँ पे के का मान, कोई बात नहीं, यहाँ पे के होना चाहिए क्योंकि एक्स का मान दिया है 1/2 ना, तो जो 1/2 है तो एक्स का मान है और के का मान के है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1/2 के पकड़ लो, 1/2 के पकड़ लो, तो माइनस 5/4 उधर गया तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और 1/4 उधर जाएगा तो माइनस 1/4 हो जाएगा। अब 5 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 4/4, और 4/4 का मान क्या होता है 4 × 4, 4/4 का मान 1 होता है, तो 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 के का मान इतना आया है, ये जो आया है हमारा 1/2 के का मान आया है, और यदि यहाँ से हम के निकालेंगे तो 2 बटे में है तो इधर जाएगा तो कहाँ होगा गुणा में होगा, तो 2 × 1 हो जाएगा, तो के का मान क्या होगा 2। देखो बहुविकल्पी क्वेश्चन के थोड़ा बड़े बड़े दिए हुए हैं, तो समझने का प्रयास करना, अपने साल कर सकते हो कक्षा 10 के बच्चे हो तो। देखो 1 मूल 1/2 दिया है, मतलब एक्स का मान हमें दिया हुआ है, और के का मान निकालना है, तो के का मान निकालना हुआ है, तो जहाँ जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे क्या रख दो 1/2 रख दो, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 का हम स्क्वायर कर लिए, और एक्स की जगह पे 1/2 हो गया, के है तो के है माइनस 5/4, अब माइनस 5/4 बराबर कुछ बदल गया तो प्लस हो गया, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 उधर गया तो माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, जब हर बराबर है तो एक बार होगा, 5 में से गया 4/4 1 आ गया, देखो 1 आया, लेकिन 1/2 के का मान 1 आया, अब के का मान निकालोगे तो यहाँ बटा में बराबर कुछ बदल जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो के का मान 2 हो जाएगा। चलो अच्छा दूसरा आगे देखते हैं हम लोग, 9वां क्वेश्चन बहुविकल्पी का 9वां देखते हैं। देखो समझ में आएगा, कुछ हल करने वाले हैं, कुछ सरल भी है आगे चल के, तो समझना अच्छे समझ में आएगा। देखो 9वां नंबर दिया हुआ है, 2 समरूप त्रिभुज हैं क्या होते हैं, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। हाँ भाई पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन एक बात आप पढ़े हैं कि भुजाएं अनुपात में होती हैं, तो देखते हैं भुजाएं अनुपात में कहाँ दिया हुआ है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। हाँ ये भी बात सही है, 2 सही है। अब पूछा है क्या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है, तो दोनों सही है, कोई नहीं सही है तो बात हो ही नहीं सकती, दोनों सही है, क्योंकि जब भी हम समरूप त्रिभुज पढ़ते हैं तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण तो बराबर होते ही हैं, लेकिन भुजाएं जो होती हैं क्या होती हैं समान अनुपात में होती हैं, अर्थात समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 बहुविकल्पी का क्वेश्चन नंबर 10, देखो अच्छे समझते हैं इसको भी। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी 90 अंश है, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो हम लोग पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग, एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, और इसका नाम रख लेते हैं एबीसी, जो भी दिया हुआ है इसका नाम हो गया एबीसी, ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे सी हो गया। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90 अंश, थोड़ा गलती हो गया, 90 अंश सी बोला है तो यहाँ पे हमारा सी होना चाहिए था और यहाँ पे बी हो जाएगा, तो क्या बोला है सी 90 अंश है, तो एंगल सी यहाँ होगा और बी हमारा यहाँ हो जाएगा। कोण सी 90 अंश, यहाँ बोला है राइट एंगल है, ऐसे देखने से 90 अंश लग ही रहा है समकोण त्रिभुज, ये सी जो है 90 अंश है। अब ए सी बराबर 3 बोला है तो ए सी हमारा ये हो गया 3 से में, और बी सी बराबर 4, तो बी सी बराबर ये नीचे हमारा जो बेस होगा ये कितना हो जाएगा 4, ये बी सी 4 है। तो सी से जाने वाली माध्यिका की लंबाई, देखो सी से जो माध्यिका जाएगी वो सी से जो माध्यिका जाएगी वो कहाँ जाएगी, वो ए सी के मध्य बिंदु पर मिलेगी, तो ये हमारा यहाँ आएगी, और इसको सपोज कर लो कि इसका नाम हो गया डी, ए बी सी डी। अब ये माध्यिका की क्या पूछा है, सी से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी, माध्यिका की माप पूछ रहा है, टीसी की माप पूछ रहा है, माध्यिका की माप, तो ठीक है। देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि देखो ये हमारा 3 है और ये क्या है 4 है, और यदि हमको ए बी निकालना हो तो कुछ समकोण त्रिभुज ए बी सी हो गया, अब इसमें 3 क्या हो गया लंब हो गया और 4 क्या हो गया आधार हो गया। प्रश्न सभी जानदार दिए हुए हैं, सब 2-2 कड़ी सवाल एक भी नहीं है। तो देखो अब यदि हम कर्ण निकालें तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखो ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर मतलब क्या हो गया 3 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9 और 4 चौके 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 16 9 25 हो जाएगा, और यहाँ से ए बी निकालोगे तो 25 क्या होगा करीब 25 होगा, और 25 का मान क्या आता है 5, तो ऐसे इसको ऊपर कर लेते हैं फिर बताएं आप लोग। 25 का 5 होता है, तो हाँ फिगर दिखता रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। माध्यिका की लंबाई पूछा है, देखो 25 का 5। अब देखो इस पूरे ए बी की लंबाई आ गई 5, यदि ए बी की लंबाई 5 हो गई, यदि ए बी की लंबाई 5 हो गई मतलब कि ये इसकी लंबाई कितनी होगी 2.5 क्योंकि माध्यिका है डी बिंदु, तो 2.5 हो जाएगी। अब देखो पूछा क्या गया है कि माध्यिका की लंबाई, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये तो 4 नंबर में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है क्योंकि सवाल कठिन है ये।
देखो माध्यिका की लंबाई मतलब हमको डीसी की लंबाई पूछा है। अब डीसी की लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, अब इसमें एक काम और करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे डीसी की लंबाई पूछा गया है, तो यहाँ पे जो होगा, अब देखो जब लंब डाल दिया गया तो यहाँ पे क्या होगा, राइट एंगल हो गया। अब यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पे 90 अंश हो गया, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। इस बिंदु पे 90 अंश बनेगा। अब यहाँ पे 90 अंश बन गया तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये कड़ हो जाएगी। मतलब एक बार हम पुनः करेंगे क्या चीज़ कि BC स्क्वायर, ये कड़ हो गया। अब ये कड़ स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर, और प्लस आधार क्या हो जाएगा हमारा DC प्लस DC का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे BC स्क्वायर, तो BC क्या है, BC हमें पता था, BC क्या है हमारा, BC अच्छा यहाँ 4 दिया हुआ है, तो BC हमारा यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया। और BD स्क्वायर, B और D 2.5 आया, तो 2.5 का स्क्वायर। और हमको DC स्क्वायर पूछा गया है तो हम इसको x भी मान सकते हैं, चलो x स्क्वायर हो गया। अब 4 चौके 16 हो गया, और 25 हम 625 हो गया, मतलब 6.25 हो गया। थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए तभी आएगा। यहाँ पे ये प्लस था, यहाँ पे ये प्लस है। अब देखो समझो अच्छे से। अब यदि हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या होगा, 16 में से 6.25 क्या होगा, माइनस होगा। और इसको फटाक से घटाना चाहें तो कितना आ जाएगा, 16 में से 6 गया तो 10 और 10.25 है, मतलब क्या हो गया 9.75, 9.75। और यदि x का मान निकालें तो कड़ी में जाएगा 9.75, तो 9.75 मतलब यदि ये 10 होता तो मतलब 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग। देखो इस विकल्प में पहले में क्या दिया है, 2.5, 3 से कम है, ये करीब 3 है, ये 4 है, और 3 पॉइंट समथिंग मतलब ये है, क्योंकि 9 तो हो गया 3 का ही वर्गमूल, और जो 75 दिया है मतलब 0.5 और आएगा, 5 25 75 जो भी है, मतलब 3.5 आएगा, अप्रॉक्स 3.5। विकल्प हमारा सबसे करेक्ट ये होगा 3.5। ये क्वेश्चन बड़ा होगा ही, थोड़ा सा हार्ड था भी, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे तो जरूर टेंशन होगा। 1 नंबर में वो भी ऐसे क्वेश्चन आए तो अच्छी बात नहीं है। देखो ये 2 खंड थे। सर्वप्रथम लोग क्या किए, क्वेश्चन हार्ड था, इसको हम अलग पेज पर नहीं बताया, सोचे वो विकल्प ही है तो आपको ऐसे ही बताते चले। आने वाले प्रश्न जो है 1 नंबर वाले उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बताएंगे, 2 नंबर वाले, लेकिन वो विकल्प ही था तो सोचे विकल्प नहीं समझाते चले, लेकिन थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन मिल गए। हमें इतना अंदाजा भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। और यदि पढ़े हैं साल भर तो समझ में 100% आया होगा। देखो इसमें क्या हुआ कि 2 बार 90 अंश लगा। एक बार क्या हो गया कि हमको 3 और 4 पता था, तो हम ए बी कड़ मान लिए, क्योंकि बोला गया था कोर्स 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने भुजा कड़ होती है। तो क्या कर लिए हम लोग, ए बी निकाल लिए। और जो हमारा ए बी आ गया, तो ए बी का मध्य बिंदु डी बोला है, क्योंकि सी से डी ए सी मध्य का खींचा गया है, तो डी मध्य बिंदु हो गया, तो मध्य बिंदु हो गया तो 2.5 दोनों हो गए। अब 2.5 हो गया, तो अब देखो यदि लंब डाला गया है तो लंब क्या होता है हमेशा 90 अंश। अब 90 अंश सामने भुजा कड़ हो गई। अब पुनः BC क्या हो गया, कड़ हो गया। अब BC कड़ हो गया तो इस त्रिभुज में, किस त्रिभुज में, BCD में कड़ हो गया, तो ये लंब हो गया, आधार हो गया। तो लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर निकालेंगे तो BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के हिसाब से करेंगे तो हमारा यही आएगा। x का मान आप निकाल सकते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपको दिमाग 100% लगाना ही पड़ेगा। थोड़ा टाइम इसमें देंगे तभी आएगा। इसको आप समझ सकते हैं, जैसे बताते गए हैं, आप रिवर्स होकर के देख सकते हैं, 100% समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन अच्छे हैं, तो इसको इरेज करेंगे क्योंकि 11 नंबर बताएंगे यहीं पे हम, तो इरेज करना ही पड़ेगा। आपको आवश्यकता हो तो दोबारा देख लीजिएगा इसको रिवर्स करके। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, तब जब तक हम मिटाएं तब तक आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी होता है पेपर में क्वेश्चन को रीड करना भी। यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हल तो नहीं आएगा, और बहुत हल्के में ना लीजिएगा, नहीं तो इस बार फेल भी ज़्यादा ही होंगे बच्चे। देखिए बोला गया एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 और 12 सेमी है। समचतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं बराबर, एक प्रकार समझ सकते हैं स्क्वायर है, वर्ग है, तो समचतुर्भुज मतलब वर्ग होता ही है। तो चलो एक वर्ग बना लेते हैं हम लोग। देखो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये कर लेते हैं, एक साइड यहाँ से कर लेते हैं, और एक साइड हम यहाँ से ये कर लेते हैं। तो चलो ये समचतुर्भुज हो गया, और इसका हम लोग नाम दे देते हैं, इसका नाम समचतुर्भुज है। 1 सेकेंड मिट जाओ भाई, ये भी बिंदी मिट जाओ। देखो इसके क्या है, विकर्णों की लंबाई, तो कोई बात नहीं, नाम ले लो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 और 12 सेमी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसके दोनों विकर्ण दे दिए गए हैं। एक विकर्ण देखो ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और एक विकल्प ये दिया हुआ है, सॉरी इसको थोड़ा शुरू से लेते हैं हम, ये यहाँ से एक ये दिया हुआ है। विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 और 12 सेमी। तो एक विकर्ण जो है 16 है, एक विकर्ण 16 है, 16 है, तो ये 16 दे दिया हुआ है, और एक तो ये दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है 12, ये 12, ये वाला जो है 16 है, और ये वाला जो है 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 विकर्ण है, एक समझ लीजिए D1 कितना दे दिया है 16, और D2 जो डायगोनल दिया हुआ है कितना दिया है 12। देखो जब भी हम समचतुर्भुज की भुजा निकालते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है
कि 4a², ये मतलब जानते हो साइड तक 4a² अब होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। देखो d1 स्क्वायर पहली साइड कितने हैं, अब पहले डायगोनल कितना है, विकल्प कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर और प्लस d2 का स्क्वायर, d2 कितना है हमारा 12, 12 का स्क्वायर, 16 16 कितना होता है 256, अब 12 12 144 144। अब दोनों को प्लस करोगे तो 6 4 10 का 0 हासिल आए 1, 5 4 9 10 का 0 हासिल आए 1, 2 3 4, तो 4a² कितना आ गया 400। देखो यहाँ पे किसका माना है 4a² का माना है। अब यहीं से a² निकाला जाएगा तो 4 से कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और a निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 दहा में 100। अतः जो भुजा की लंबाई होगी 10 होगी। आगे विकल्प दिया होगा तो वहाँ पर लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 2 टाइम्स जूम हो गया, और ये थोड़ा सा 1 मिनट, ये विकल्प हमारा कहाँ पे है, अच्छा ये 12 नंबर यही है, ठीक है। तो देखो यही है हमारा 10 सेंटीमीटर, समझ में आया होगा हमें, अच्छे समझ में आया होगा। देखो 12 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4 समान के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल बताओ। देखो बोला दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं जो है, भुजाओं का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो देखो क्या करते हैं, हमें पता होता है जो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो इस फॉर्मेट में होता है। देखो होता है हमारा ये a1/a2 जो होता है वो होता है करड़ी में, मान लो ये a1a2 भुजा यदि हो जाए और यदि a1a2 एरिया हो जाए तो हमारा ये होता है, मतलब जो भुजाओं का अनुपात होता है वो करड़ी में क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर होता है। तो देखो भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 4/9, तो 4/9 हो गया, और क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा करड़ी में a1/a2। आप समझ सकते हो कि ये हमको भुजाओं क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करें तो करड़ी हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो करड़ी हट जाएगा, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 16 और 9 का क्या हो जाएगा 81, और यहाँ क्या हो जाएगा a1/a2। देखो बहुविकल्पी है तो बहुत ज़्यादा यहाँ हल करने से मतलब नहीं है, हमको विकल्प टिक करना है तो समझना बहुत जरूरी है। बाकी हाल में स्टेप पे बहुत ध्यान देना है। तो a1/a2 कितना रहेगा 16/81, देखो विकल्प नंबर 4 में दिया हुआ है 16/81। समझ में आया, जो भुजाओं का अनुपात होता है वो करड़ी में क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था तो करड़ी कैसे हटेगा इसका, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे तो क्या होगा भुजाओं क्षेत्रफल से तो करड़ी हट जाएगा, लेकिन भुजाओं में क्या हो जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर लग जाएगा तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 का स्क्वायर कैसे हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन सभी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं, साधारण क्वेश्चन कोई भी नहीं है, जो अच्छे से नहीं पढ़ाई किया होगा वो कर नहीं पाएगा। देखो चौथा नंबर देखो 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 4 tan थीटा बराबर 3, तो इतने का मान क्या होगा। देखो दिया हुआ 4 tan थीटा 3, अब यहाँ से तुम tan थीटा निकाल लो, tan थीटा तो क्या हो जाएगा 3/4 होगा, 3/4 होगा। अब यहाँ मान रख दो, अब यहाँ मान रख दो, देखो यहाँ से 4 गुणे sin थीटा। अब ज़्यादा बेटर ये होगा, करने को तो कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन कन्फ्यूज जाओगे। अब देखो यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, tan थीटा लंबटे आधार होता है, अब tan थीटा लंबटे आधार होता है, तो अब यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पहले हम क्या बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लो, समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। और देखो इसमें क्या बोला है tan थीटा लंबटे आधार, तो लंब कितना है हमारा, लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार कितना दिया हुआ है 4, तो कर्ण कितना आएगा 5, पाइथागोरस प्रमेय निकाल लो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो 3 3 9 और 4 4 16, 16 और 9 25, 25 का क्या आएगा 5। बहुविकल्पी है तो बहुत लंबा करने का सकता नहीं है। देखो 5 हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट मान रखते जाओ, देखो 4 sin थीटा, sin थीटा क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3, लंब है 3 और कर्ण क्या है 5, तो लिख दो 3/5। अब माइनस cos थीटा है, तो cos थीटा क्या होगा sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा 4/5। देखो सेम काम नीचे करो, सेम काम नीचे करो, तो कोई बटा लगा लिया हम, थोड़ा सा डार्क हो गई है और 4 sin थीटा फिर वही बात है, तो 4 गुणे 3/5 फिर से आ गया, और प्लस cos थीटा कोई बात नहीं, प्लस 4/5 आ गया, आराम से कर लो। देखो 4 3 12, 12 माइनस 4 चौथा कर लो, 4 3 12, 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8, 8 बटे नीचे बराबर ही है, तो क्या आएगा ऊपर 8/5 आएगा। तो 4 3 12 हो गया, 12 में से 4 गया कितना आएगा 8, 8 हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे 8/5। ऊपर भी देखो नीचे 4 3 12, 12 और 4 16, 16/5, नीचे आ जाएगा 16/5। देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा क्या 8/16। 8/16 का मतलब क्या होता है 1/2। समझ में आएगा, बहुत कठिन नहीं है, 1 मिनट लगेगा।
यदि प्रैक्टिस है तो 1 मिनट लगेगा, प्रैक्टिस नहीं है तो पाइथागोरस निकालते निकालते 5 मिनट बता दोगे, फिर तो लेट हो गए, पेपर छूटेगा ये। 1/2, तो 1/2 यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 3 में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा पूरा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 14 तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। sin 75/cos 15 का मान क्या होगा? 1 से कम होगा, 1 से अधिक होगा, 1 होगा, 0 होगा, तो बताओ क्या होगा? sin 75 cos 90, हम कई बार बताए हैं कि दोनों का जोड़ने पर यदि बटा में 90 है, दिमाग लगाओ, बता चुके हैं कई बार कि दोनों को जोड़ने पे यदि हमारा क्या है 90 है, तो उसका मान यदि बटा में है तो 1 होता है, माइनस में है तो 0 होता है, गुणे में भी है तो 1 ही होता है। तो देखो sin 75 cos 15 जोड़ोगे तो 75 5 80, 75 5 80 और 90 हो रहा है। और यदि बदलना भी चाहो तो देखो sin 75 एक को बताते हैं कि ऐसे रहने दिया करो और दूसरों को चेंज कर लेते हैं। तो cos है तो cos 75 कैसे हो सकता है? 90 - 15 लिख दे तो 75 होगा, 90 - 75 लिख दे 15 होगा। हम cos 15 को 90 - 75 लिख सकते हैं, तो ऊपर sin 75 ही रहेगा और नीचे cos 90 - थीटा क्या होता है? sin 75। हल करोगे तब भी आ जाएगा, मान लो 2 नंबर में कहीं आ भी गया तब भी कर सकते हो, भी आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप के सवाल, तो वो विकल्प ज़्यादा हार्ड है समझ लो, आगे क्वेश्चन अच्छे हैं। तो ये देखो 1 हो गया ना, 1 आ गया। ऐसे भी बता रहे थे कि जब भी दोनों को जोड़ने पे हमारा 90 आ जाए तो 1 कर लिया करो। देखिए 16 नंबर आपका जो दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, जगह हो जाए बढ़िया से बताने के लिए। देखो 16 नंबर दिया है, 2 गोले के आयतनों का अनुपात 64 में 27 है, तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो गोले के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। गोले का आयतनों का अनुपात ये हमारा दिया हुआ है, गोले के आयतनों का अनुपात। तो देखो अच्छी तरह हम जानते हैं जो गोले के आयतनों का अनुपात होता है, हमारा गोले का आयतन क्या होता है? 4πr³, 4/3 πr क्यूब। अब देखो आयतनों का अनुपात पूछा है तो इसका आयतन पहले वाले गोले का r1 मान लो त्रिज्या, और दूसरे वाले गोले की त्रिज्या 4/3 πr2 क्यूब कर लो। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, अब बचेगा हमारा यहाँ पे r1/r2 का क्यूब। और देखो त्रिज्याओं का अनुपात जो है, ये आयतनों का अनुपात 64/27 है, तो 4/3 πr³ का मान क्या दिया हुआ था? 64/27, तो मतलब इसके बराबर दिया है 64/27। और यदि हम यहाँ से r1/r2 निकालो, इसका क्यूब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब रूट हो जाएगा 3, ऐसे आ जाएगा। तो 64 का निकालेंगे तो 64 का एलसीएम निकालें तो 4 4 3 बार होता है, ये 4 × 4 × 4 आएगा, और 27 का 3 × 3 × 3 आएगा, मतलब और यहाँ पे 3 रहेगा, मतलब घनमूल निकालेंगे, यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यूब रूट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4/3, किसका अनुपात आ गया? त्रिज्याओं का अनुपात आ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? 4πr², और अनुपात पूछा दूसरा भी 4πr², 4πr²। लेकिन देखो ये पहला गोला दूसरा गोला, तो r1/r2 कर लेंगे, 4 पाई से 4 पाई हमारा कट जाएगा, बचेगा r1/r2 का स्क्वायर। जिसको लिखना चाहें तो r1/r2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब r1/r2 क्या है? 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया था, 16/9 होगा, 16 से मंदिर 9, ये हमारा अनुपात आएगा। सब प्रश्न अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 17 नहीं हो पाया है, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं। बहुत छोटा सवाल है ये, देखो कुछ कठिन है तो कुछ सरल भी सवाल साथ साथ लगाए गए हैं, तो ऐसे ही बोर्ड में आपको मिलेंगे। देखो 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। पूछा गया है कि 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य। देखो धनात्मक विषम संख्या हमारी क्या होती है? 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 10 तक बोला है, 10 करोगे तो सम आ जाएगा। समांतर माध्य बोला है तो इन सबको क्या करो? जोड़। समांतर माध्य पता होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। अब पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 पद है, 5 से भाग कर लो, जोड़ो। 9 और 7 कितना होता है? 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 27, 27 और 1 पता नहीं गलत हो गया शायद, 3 1 4 5 9, और 9 और 7 कितना होता है? 9 1 10 6 16, 16 और 9 16 9 25, 25/5, और 5 बचे 25। सही से जोड़ना, गलत जोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। 25/5, तो हमारा 5 होगा। विकल्प देख लेते हैं हम लोग, आगे विकल्प दिया गया होगा, इसको जूम करके दिखा देते हैं। विकल्प में 5 अवश्य होगा, जब हल सही हुआ होगा तो उत्तर भी सही ही आएगा। भरोसा से हल करो, सब सही होगा। देखो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 4
सही हो जाएगा। देखो 18 नंबर दिया हुआ है, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है। तो देखो माध्यिका को आलेखी विधि, जब भी हम ग्राफ खींचते हैं तो माध्यिका को उसको बोलते हैं त्वरण ग्राफ। तो आयत बहुभुज नहीं होगा, आयत बहुभुज हम कक्षा 8 में पढ़े थे। तो यहाँ पे त्वरण ग्राफ, माध्यिका को आलेखी विधि से प्राप्त करने क्रिया को हम बोलते हैं त्वरण। त्वरण, जब भी हम एक्स और वाई में जब बहुभुज खींचते हैं, जो बीच में खींचते हैं उसको त्वरण बोलते हैं। तो माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा इनमें से किससे प्राप्त किया जाता है, त्वरण से। यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तो माध्यिका ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला में पता होता है, हमारा फार्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माने 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये पता होना चाहिए। बहुलक का सूत्र होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ध्यान देखो 3 माध्यिका माने 2 माध्य, तो बहुलक हमारा कितना दिया है 45, और 3 माध्यिका है तो 3 गुणे माध्यिका, 3 माध्यिका माने 2 माध्य, तो 3 माध्यिका कुछ बच्चों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है। अच्छा माध्यिका नहीं पता है तो माध्यिका तो पूछा ही है, तो कोई बात नहीं है। 3 माध्यिका हमको ज्ञात करना है और माने 2 माध्य, तो 2 और माध्य कितना दिया हुआ है हमारा, माध्य 27, माध्य दिया है 27। अब देखो थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं हम लोग साफ सुथरा, 1 सेकंड अच्छे दिख जाएगा। फिर से देख लेते हैं यहाँ पे हम थोड़ा इधर साफ से देख लेते हैं। देखो तो बहुलक निकालना है, तो बहुलक कितना दिया हुआ है हमारा 45, तो 45 कर लो यहाँ, और बराबर क्या है 3 माध्यिका है, तो माध्यिका तो पूछा ही है, तो चलो 3 माध्यिका रहने देते हैं। माध्यिका मतलब मीडियन होता है, ये भी मान लेते हैं। 3 माध्यिका रहने देते हैं, और क्या माने 2 माध्य है, माइनस 2 माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 27, तो 2 गुणे 27 हो गया। अब देखो यदि 3 माध्यिका को हम इधर ही रहने दें, 3 मीडियन को इधर रहने दें, तो इधर से 45 हो जाएगा, और ये 27 दूनी कितना होगा 54, माइनस 54 इधर गया तो प्लस 54 हो गया। आप प्लस कर लो, 5 4 9 और 5 4 9, 99। और सिर्फ माध्यिका निकालेंगे मीडियन, तो ये 3 जो गुणा में है कहाँ आ जाएगा, बटा में, तो कितना आएगा 33, ये छिपा हुआ है हमारा कुछ 2 नंबर पे 33 होगा। ठीक है, देखो 20वां बहुविकल्पी का अंतिम क्वेश्चन देखो, 20वां नंबर, इनडिविजुअल देन एलिजिबल, अंतिम देखो ये 20 नंबर है हमारा, क्या दिया हुआ है वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार के संचयी बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना क्या होता है। तो आंकड़ों का प्राप्त होना पुनः माध्य ही होता है, समांतर माध्य होता है। तो ये 20 नंबर पूरा हुआ, इसको दोहरा लेना। 100% तो नहीं, लेकिन इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप लोग के पेपर मिलेंगे, और ऐसे ही मिलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपको आने चाहिए तभी पेपर में सफलता मिलेंगी। आगे क्वेश्चन बहुविकल्पी देखें, तो बहुविकल्पी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आगे भी बहुत हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, त्रिकोणमिति बहुविकल्पी में भी ऐसा आप लोग कर चुके हैं, 2 नंबर में हाँ ये भी अच्छा है। एक शंकु है, बेलन को चाहिए है, ये सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। आगे जो क्वेश्चन दिए हैं वे सभी अच्छे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तभी आप लोग कर पाएंगे। इतने आसान नहीं है क्वेश्चन, इस तरह के ही मिलेंगे आपके पेपर में। थोड़ा सा जूम इन कर ले। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा तो आगे बढ़ाएंगे।